नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की जो हमारी तैयारी चल रही है, इसमें हमने एक श्रृंखला को आरंभ किया था, जिसमें खान सर के जो मार्गदर्शन में तैयार ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 27 प्रैक्टिस सेट है, जिसका ये छठा क्लास है। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 5 क्लास तक को पूरे विस्तार से आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जो है ये पांचों क्लास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हमारा छठा क्लास है दोस्तों। चलिए इस क्लास को आरंभ करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, यहाँ के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। सर्वप्रथम जो है इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सभ्यता के विकास के दौरान वहां के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के दौरान जो है कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था, और ऐसा इस बात से पता चलता है क्योंकि इस सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं, ये कांसे की ढलाई का काम इसमें की गई है, जो कि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे दोस्तों, ये गौतम थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान में रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में। इनकी माता का नाम महामाया था, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सिंह भखना का संबंध किस संस्था से है? तो सोहन सिंह भखना जो थे दोस्तों, ये गदर पार्टी से संबंधित हैं। सोहन सिंह भखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी डकैती षड्यंत्र जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1925 में। काकोरी डकैती षड्यंत्र जो है उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें प्रमुख भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। उनके साथ 10 अन्य लोग भी थे, 10 लोग और भी थे। इन लोगों ने रेलगाड़ी में जा रहे अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें लोग कांग्रेस के जो नेता थे सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे लोग। और जब जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया, तो इसमें जो है काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसके कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी इतिहास में जो है गर्म मुद्दा बना हुआ रहा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो ये थे सर आयरकुट। ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने
पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। 1781 का वर्ष था, 1781 का। 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवो का युद्ध जो है मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों 1200 सैनिकों जो है 1200 सैनिक थे। इन्होंने मिलकर के क्या किया था, कार्ड डालोर पर कब्जा कर लिया था और इस युद्ध में जो है हैदर अली हार गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो होम रूल लीग आंदोलन था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ये जो शुरू किया गया था 1916 का समय था दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 1916 में शुरू किया गया था और लोकमान्य तिलक पर जो है होम रूल पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की जिम्मेदारी थी, जबकि एनी बेसेंट पर पूरे भारत एवं मुंबई पर लागू करने की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसमें से जो द लास्ट जजमेंट है दोस्तों, लास्ट जजमेंट, ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाई गई है। यह चित्रकार हुए मेसे लिंगलो के नाम से, इनके द्वारा बनाई गई थी। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है द लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी 1871 ईस्वी में। वर्ष 1871 में जो है पेरिस कम्यून की स्थापना फ्रांस में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इनमें से क्या सही है ये चुनना है। तो इसमें से जो दोस्तों बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, ये तो सही है। बेरोजगारों को रोजगार मिलने से जो है लोकतंत्र सफल बनेगा। उसके बाद सुदृढ़ पंचायती राज, इससे जो है नीचे से नीचे तबके को भी जो है लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा। और चौथा, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इससे जो है एक सही सरकार चुनकर सत्ता में आएगी। तो ये तीनों आवश्यक हैं। बाकी जो सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार है, इससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार, सुदृढ़ पंचायती राज, साथ ही साथ नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये बताना है। तो ये जो दोस्तों समाजवादी, इसको शामिल नहीं किया गया था। संविधान को लागू करने के समय समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द कब आया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आया था, 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो ये बताता है दोस्तों भाग 4। ठीक है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, और यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो ये हटाया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 1976 में होता है, 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार बनाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह 44वें संविधान संशोधन की सहायता से जो संपत्ति का अधिकार था, अब अनुच्छेद 31 में चला गया है, जो कि केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये बताना है। तो इसमें से जो महाधिवक्ता है दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, 165, इसमें यह प्रावधान दिया गया है, इसके अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजने वाले जो राज्य हैं, ये हैं बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दिए गए युग्म के अनुसार बिहार और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान जो है, इन राज्यों से लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार से जो है 40 प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश से 25 प्रतिनिधि, और राजस्थान से यहां से भी 25 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। ठीक है, बिहार से 40, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से क्रमशः 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, ये बताना है। तो दोस्तों राजस्थान वह पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता जो है 73वें संविधान संशोधन से मिला था। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। यह संशोधन गाडगिल कमेटी की सिफारिश के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें पंचायती राज के 3 भाग हैं। तो पहला भाग जो है दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत है, दूसरा ब्लॉक पंचायत और तीसरा जिला पंचायत है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो हिंदी जो है दोस्तों 1949 में, 1949 संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए जो है प्रयत्न किया था। महात्मा गांधी के प्रयासों को भी याद किया गया था, और प्रत्येक वर्ष जो है इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को क्या मनाया जाने लगा, 14 सितंबर को हम लोग
हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में जो है कितनी तीलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र जो है दोस्तों धर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हमारी पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों, ये चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा रात्रि में शीतलता और चांदनी प्रदान करता है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी जो है 3,31,403 किलोमीटर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा कि इसे अपने अक्ष पर चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है। 27.3 दिन का समय चंद्रमा को लगता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें एक सेट में खींचा गया है और ये जो है दोस्तों समताप रेखा कहलाती है। ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम दिशा में, उसको अक्षांश कहा जाता है। यह रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर होती है, इसलिए इन्हें समानांतर रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर पौधों और पेड़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन की सबसे अधिक संख्या जो है 78% है दोस्तों। इस गैस की खोज जो है 1773 में हुई थी, 1773। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1773 में जो है नाइट्रोजन गैस की खोज स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे डैनियल रदरफोर्ड, इन्होंने की थी। यह गैस जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो पृथ्वी का जो है 70% हिस्सा जो है दोस्तों ये जल मंडल में शामिल है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 70% भाग जल मंडल है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% पानी जो है 97% जो है ये महासागर और सागर में है, जो कि नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता है। स्थल मंडल ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी जो पथरीली या चट्टान निर्मित परत है, इसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो ये राजस्थान से गुजरेगी। पूर्व में सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य में राजस्थान से भी होकर गुजरता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये सिक्किम में है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो अक्षांश है यह राजस्थान से भी गुजरती है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है यह है सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह एक पहाड़ी दर्रा है जिसे कि 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। 1962 में यह युद्ध हुआ था और वापस से इसको व्यापार के लिए जो है 2006 में खोल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच 80% व्यापार जो होता है ना, वो इसी दर्रे से होता है। नाथुला दर्रे से ही व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का हिस्सा है।
गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने हुए प्रमुख 4 बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर नीमच जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों, नदियों का नाम बताना है कि किन नदियों पर ये परियोजना स्थित है। तो ये परियोजना जो है, भाखड़ा परियोजना तो दोस्तों सतलज नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज पर स्थित है, हीराकुंड महानदी पर स्थित है, नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है और भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोडवेज परिवहन का मुख्य सहयोग है। रोडवेज परिवहन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करें दोस्तों, तो विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 को हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अध्यक्ष जो हैं संजीव कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो इसको जो है 2018 का जो वर्ष है दोस्तों, इसको मोटे अनाजों का वर्ष घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2018 को केंद्र सरकार ने मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का उद्देश्य देश में जो है मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देना है। इससे उन क्षेत्रों में फसल पैटर्न को बदलने में सहायता होगी जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जो है गुजरात का अहमदाबाद है। गुजरात का अहमदाबाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ रहने वाले महज 24% प्रवासी ही दूसरे प्रदेशों से आए हैं। कुल मिलाकर अहमदाबाद की 46% आबादी जो है ये प्रवासी है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो राज्य के दूसरे हिस्सों से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होने वाला है कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। ठीक है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति में पूर्ति जो है इसकी कम होगी और इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता। अल्पाधिकार में दो विक्रेता होते हैं जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो नोबेल पुरस्कार जो जीता था ये भौतिक शास्त्र के लिए जीता था सीवी रमन ने। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन और इनको जो है 1930 ईस्वी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य किया था
इस इफेक्ट को जो है रमन इफेक्ट का नाम दिया गया था और उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1954 ईस्वी में 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसमें से जो बादलों के पार है ये विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। बादलों के पार एकांकी संकलन जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा नहीं लिखा गया, अन्य इंसान, क्या वह दोषी था? ठीक है, इंसान हो गया, क्या वह दोषी था? प्रकाश और परछाई, ये सभी जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ, मूर्ति देवी सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस हर वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म जो है 26 नवंबर को हुआ था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। और उन्हीं के जन्मदिन को हर साल जो है देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। 2014, यहां से आप ध्यान में रखिएगा। इस दिन 22 राज्यों के विभिन्न दुग्ध उत्पादकों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो वर्गीज कुरियन जो भारत में श्वेत क्रांति के लिए उत्तरदायी है, इनका जन्म दिवस को हम लोग दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध क्रांति से ही संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो ये लोक नृत्य है घूमर। ठीक है, घूमरा लिखा हुआ है। तो ये जो है घूमरा जो है ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति राज्य के कालाहारी जिले से हुई। नृत्य राज्य की संस्कृति और परंपराओं और विभिन्न समाजों को प्रदर्शित करते हैं। राउत नाच नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है डालो कुनिथा नृत्य, कर्नाटक का है। और पुलिकली जो है दोस्तों ये केरल का नृत्य है। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है फ्लोरिकल्चर, जिसमें कि फूलों की मार्केटिंग, कॉस्मेटिक पैदावार और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं। ओलेरी कल्चर की बात करें दोस्तों तो ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है और फूलों के अध्ययन को जो है फ्लोरोलॉजी कहा जाता है। और फूलों के संवर्धन का जो विज्ञान है ये फ्लोरिकल्चर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकीय पूर्ण शक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये वैज्ञानिक हैं हैबरलैंड। इनका पूरा नाम था गोटबिल हैबरलैंड। इन्होंने जो है टोटीपोटेंसी की खोज की। उन्हें प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने यह विचार दिया था कि पौधों की कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती है और पूरे पौधों को जन्म दे सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है आयरन, लोहा।
आयरन और अन्य विटामिन अच्छे मौखिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। आयरन दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है और विटामिन जो है दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यदि दांत में एनीमिया के कारण उन्हें आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो पित्त रस जो है दोस्तों ये पैदा होता है यकृत में। पित्त रस जो होता है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि पित्त कहलाता है। इसका निर्माण मानव शरीर के लीवर में होता है और इसका पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जल की प्रतिशत मात्रा 85% और पित्त वर्णक 12% होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों यह 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है क्योंकि रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। जब भी पीएच स्केल 7 से कम होता है तो वह अम्लीयता को प्रदर्शित करता है और जब 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीयता को प्रदर्शित करता है और 7 होने पर उदासीन होता है। मानव शरीर को सामान्य अवस्था में होने के लिए सामान्यतः 7.4 पीएच मान की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी जो है दोस्तों यह उदाहरण है संयोजी ऊतक का। मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करते हैं। संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं जिससे कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की भांति बहुत अधिक चिपकी हुई होती है, मतलब चिपकी हुई नहीं होती है बल्कि एक दूसरे से काफी अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, इनके बीच के स्थान में अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं और यह पदार्थ जो है रेशेदार दिखाई पड़ता है इस तरह से। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन ने जोर देकर कहा था कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो इससे होता है कैंसर। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण के कारण स्किन का कैंसर होता है जो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। सूरज की धरती पर सीधी पड़ने वाली किरण त्वचा में प्रवेश कर सकती है और कोशिकाओं को के जो अंदर डीएनए पाया जाता है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रायोफाइटा पादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप जो है ये पाए जाते हैं नम और छायादार आवासों में। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं और साथ में जो है जल में भी रह लेते हैं। यह नम छायादार पहाड़ियों पर नम दीवारों पर भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
यहाँ ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज जो है, ये सभी जो है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लाइसिन प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव, तो ये जो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यह गैस जो है हमारे वातावरण में 0.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा होने से ही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है अधिक हो रहा है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो है दोस्तों, ये वैद्युत धारा की इकाई होती है। इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल ए होता है, बड़ी ए से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और एम्पियर जो है एक करंट प्रति सेकंड के बराबर विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है। जबकि प्रतिरोध अगर बात करें तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम को ऐसे सूचित किया जाता है दोस्तों। और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होती है ये टेस्ला होती है। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? तो आवर्तकाल का सूत्र होता है 2π L/g। तो ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां पर संकेतों का अर्थ सामान्य है, जो ये L हो गया दोस्तों, उसकी डोरी की लंबाई हो गई, G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, और बाकी तो पाई समझ ही रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसमें कार्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा कार्य के सूत्र का। कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है, जब ये ऊपर उठाया जा रहा है तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण भी काम कर रहा है, तो हम लोग जो है mgh का प्रयोग करेंगे। तो 1 किलोग्राम की वस्तु है, इस पे 9.8 का गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है और 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है 9.8 जूल का कार्य संपन्न होगा लड़के के द्वारा। तो 9.8 जूल जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो ये जो है दोस्तों 1/2 kx² होगा। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग में दिया गया है, स्प्रिंग को खींचने या फिर संपीड़ित करने पर उत्पन्न लंबाई में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 12 kx², जहाँ पे k जो है दोस्तों ये स्प्रिंग का नियतांक हो गया और x जो है स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, ये 12 mv² से निकला हुआ सूत्र है। अगला प्रश्न है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से कौन सी है? तो इसमें से स्टील जो है दोस्तों, यह अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए अस्थायी मैग्नेट विशेष मिश्र धातु यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
जैसे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इन सभी खनिजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें स्टील जो है दोस्तों ये सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार में होती है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिक का गुण प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव जो है अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो है दोस्तों ताप भी बढ़ता है, ऊष्मा के बढ़ने के साथ साथ ताप भी बढ़ जाता है। ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ में कई तरह के बदलाव आते हैं, जो कभी-कभी अस्थायी होते हैं और कभी-कभी अस्थायी। ऊष्मीय प्रसार गर्म करने पर ठोस, द्रव या गैस के आकार में विस्तारित होता है, पर वापस टेढ़ा करने पर यह प्रायः उसी स्वरूप में आ जाता है। इस कारण से इसके घनत्व में भी बदलाव आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये बनाने का काम कर सकता है अवतल दर्पण। ठीक है। वास्तविक छवियों को अवतल दर्पणों और अभिसारी लेंसों द्वारा निर्मित किया जा सकता है, केवल तभी जब वस्तु को दर्पण लेंस के केंद्र बिंदु से अधिक दूर रखा जाए और यह वास्तविक छवि जो है उल्टी होगी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? तो ये युक्ति कहलाती है दोस्तों जनरेटर। वैद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले करंट को वैद्युत जनरेटर कहा जाता है, जबकि वैद्युत मोटर यांत्रिक कार्य करने के लिए वैद्युत प्रभाव का उपयोग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और हिमीकरण की बात करें दोस्तों, तो हिमीकरण जो है पदार्थ की प्रवस्था संक्रमण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो ये उपकरण होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है और दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया था बोर के द्वारा। डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक नील्स हेनरिक डेविड बोर थे, जिन्होंने क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। नाभिक के द्रव बूंद मॉडल के आधार पर उन्होंने नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और जे थॉमसन जो थे, इन्होंने गैसों में बिजली के चालन पर काम किया था। 1906 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। वहीं जेम्स चैडविक जो थे दोस्तों,
इनको न्यूट्रॉन की खोज के अलावा परमाणु बम पर लिखी गई रिसर्च के बारे में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गैर ज्वलनशील गैस है जिसमें कि हल्की धातु की गंध और स्वाद होता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, यह उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी वह होता है जो कि क्षारीय और अम्लीय दोनों तरह के ऑक्साइड के साथ समान व्यवहार करता है। यह दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। उदासीन ऑक्साइड में यह ऑक्साइड आते हैं जो न तो क्षारीय होते हैं और न ही अम्ल होते हैं। इनका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि H2O यानी जल का, N2O आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे एसिड जो पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं और उन्हें अम्ल ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो पानी में मिलकर क्षार बनाते हैं उनको क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें जो है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है 7। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। इस प्रकार मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है दोस्तों 7 हो जाएगी। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? अगला प्रश्न है हमारा। तो इसका व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा होता है क्योंकि इसका प्रयोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में किया जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट को ही कहा जाता है और कास्टिक सोडा जो है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? तो इसका कारण है दोस्तों, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। रबड़ स्टील से अधिक लचीला इसलिए होता है क्योंकि इसकी प्रतिबल विकृति के अनुपात अधिक होता है। रबड़ पौधों और लताओं के रस से बनता है जबकि स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ये जो है दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक है जिसे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। टॉलेन अभिकर्मक जो है ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो C60 जो है दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछली सेट में भी चर्चा किया था। बकमिंस्टर फुलरीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने C60 अर्थात कार्बन 60 की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर इसे फुलरीन का नाम दिया गया था। C60 जो है यह फुलरीन का आणविक सूत्र है। C16 फ्लोरीन का आणविक सूत्र है जिसमें कि 12 फलक जो है पंचकोणीय होते हैं और 20 षटभुज होते हैं, षटकोणीय होते हैं। तो इस तरह मिलकर के 32 फलक होते हैं इसमें टोटल। और इसकी संरचना जो होती है एकदम बिल्कुल फुटबॉल के आकार की होती है।
इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1759 में समाप्त हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो अहमदनगर जो है यह महाराष्ट्र का जिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ये जीतने वाला है दोस्तों कौन? तो भारत, अपना भारत देश जीता है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान में सलालाह ओमान का जो सलालाह है यहाँ पर पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी का नाम बताना है। तो दादर नगर हवेली जो है इसकी राजधानी है सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है और सिलवासा जो है भारतीय संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी है। इस शहर को पुर्तगाली शासन के दौरान जो है विला डी पाको द अराकास के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है दोस्तों यह मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ जो है चीन के दक्षिणी तट पर हांगकांग के पश्चिम में पर्ल नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है दोस्तों ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में है। भूमध्य रेखा जो है अक्षांश का सबसे लंबा वृत्त होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी दोस्तों राजगीर थी। राजगीर शहर मगध राज्य की पहली राजधानी थी। राजगीर जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य बिहार का एक प्राचीन शहर है और यह पहाड़ियों से घिरा हुआ अपने पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है दोस्तों यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों ये 1465 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता तक है। प्राचीन ग्रांड ट्रंक रोड जो कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में विभाजित हो चुका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल की। सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो वो नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी का जो लोक नृत्य है यह है गराडी। गराडी दोस्तों पुदुचेरी का लोक नृत्य है। भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में गराडी नृत्य जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य है। गराडी नृत्य में हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है और वह नृत्य जो है पुदुचेरी के विलनूर मंदिर में किया जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यह है बिहार। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक आबादी वाला भारत का राज्य है, जिसके बाद महाराष्ट्र आता है और फिर तीसरे नंबर पर आता है अपना बिहार। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है ट्यूरिन में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग के जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जो है मिजोरम राज्य में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत में मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है? पृथ्वी का जो निकटतम तारा है दोस्तों यह है सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। सूरज के अलावा सबसे नजदीक सितारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयन यीव एक औषधीय पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हमने जीके और साइंस के सारे प्रश्नों को इसका कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी पब्लिकेशन की बुक मार्केट में आई है और आने वाली है उन सभी का डिस्कशन इसी तरह से आपको जो है इस ग्रुप चैनल पर कराया जाएगा। और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।